एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल के करीब एक गांव में करमू नामी एक बूढ़ा किसान अपने नौजवान बेटे के साथ रहता था। करमू का 2 कमरों पर मुश्तमिल एक पुराना सा मकान था। एक कमरे में बाप बेटा रहते और दूसरे कमरे को अस्तबल बनाया हुआ था। वहाँ उनका घोड़ा रहता था। ये घोड़ा बड़ा शानदार और निहायत ही आला नस्ल का था। बहुत पहले बूढ़े किसान के हाथ एक घोड़े का बच्चा लगा। उसने बाप की तरह उसे पाला। बड़ा होकर इस घोड़े की पूरे गांव में खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दूर के गांव से लोग उसे देखने आते। गांव के एक अमीर आदमी ने इसे देखा तो पहली नजर में ही इस पर फिदा हो गया। उसने बूढ़े किसान को बुलाकर मुंह मांगी कीमत की पेशकश की, लेकिन करमू ने माजरत करते हुए कहा कि मैं ये घोड़ा नहीं दूंगा। ये घोड़ा मेरे बेटे की तरह है और मैंने अपनी औलाद की तरह इसे पाला है। भला कोई अपनी औलाद को भी फरोख्त करता है? और भी कई लोगों ने इस घोड़े को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। गांव के कुछ लोगों ने बूढ़े को समझाया, करमू तुम एक गरीब आदमी हो, ऐसे आला घोड़े को कितनी देर तक संभाल कर रखोगे? अच्छी कीमत मिल रही है तो बेच डालो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये घोड़ा चुरा कर ले जाए। ऐसे हर मशवरे के जवाब में वो बूढ़ा करमू मुस्कुरा देता और बस बात खत्म हो जाती। एक दिन बूढ़ा करमू और उसका बेटा हस्बे मामूल सुबह उठे तो देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला है और घोड़ा गायब है। परेशान होकर आसपास देखा मगर कोई सुराग ना मिला। गांव के लोगों को पता चला तो वो बूढ़े के पास अफसोस करने आए। जिन लोगों ने घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था उन्होंने फौरन बूढ़े करमू को ताना दिया, तुम्हें समझाया तो था कि घोड़ा बेच डालो, इस वक्त तो नहीं माने। अब तुम्हारी बदकिस्मती के बगैर कुछ लिए घोड़ा गंवा बैठे हो। बूढ़ा करमू चुपचाप गांव वालों की ये बातें सुनता रहा। फिर बड़े इत्मीनान से बोला, भाइयों तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि तुम मेरे पास आए और अपनी हमदर्दी का इजहार भी किया, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये दुरुस्त है कि मेरे पास घोड़ा था जो मुझे अपनी औलाद की तरह ही अजीज था। आज सुबह वो घोड़ा अपने कमरे से गायब है। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है, मगर इसके बारे में अभी से ये कैसे तय कर लिया तुम लोगों ने कि ये मेरी बदकिस्मती है? गांव वाले करमू की ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए और आपस में बातें करने लगे। शायद सदमे की वजह से बूढ़े का दिमाग चल गया है। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हजारों की मालियत का घोड़ा चोरी हो गया। सब आपस में बुड़बुड़ाते हुए बूढ़े के घर से वापस चले गए। 2-3 दिन बाद अचानक वो घोड़ा खुद वापस आ गया। अपने साथ वो जंगल से सेहतमंद आला नस्ल के 20 नौजवान घोड़े भी साथ ले आया। गांव में हर तरफ धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े करमू को मुबारकबाद देने लगे और उन्होंने फौरन इतराफ किया, भाई करमू हमने उस रोज गलत बात की थी। घोड़े का चला जाना बदकिस्मती नहीं थी तुम्हारी, असल में ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी। आज पूरे 20 घोड़े तुम्हारे घर आ गए। बूढ़े करमू ने हैरत से ये सब तबसरे सुने और फिर कहा, भाइयों मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही। मेरा घोड़ा वापस आ गया, ये दुरुस्त है, और वो अपने साथ 20 घोड़े भी ले आया है, मगर इसमें खुशकिस्मती की क्या बात है? गांव वाले बूढ़े करमू की ये बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गए। चंद दिन गुजर गए। बूढ़े किसान का बेटा इन जंगली घोड़ों को सुधारने की कोशिशों में मसरूफ था। एक दिन एक सरकिश घोड़े ने उसे ऐसी पटखनी दी कि उसकी टांग ही टूट गई। तबीब ने देखा और 3 महीनों के लिए बिस्तर पर आराम की हदायत की। एक बार फिर पूरे का पूरा गांव बूढ़े करमू के घर में उमड़ आया। हर एक ने बूढ़े के साथ हमदर्दी की। चंद एक ने साफ गोई के साथ एतराफ भी किया, हाँ करमू तुम ठीक ही कहते थे, इन 20 घोड़ों का आना तुम्हारी खुशकिस्मती नहीं है, बल्कि दर हकीकत ये तुम्हारी बदकिस्मती का इशारा था। अब देखो तुम्हारा अकलौता सहारा नौजवान बेटा जख्मी हो गया है। न जाने इसकी टांग दुरुस्त तौर पर जुड़ती भी है या नहीं, क्या पता वो जिंदगी भर
सही तौर से चल भी ना पाए और तुम बूढ़े हो। तमाम काम काज तुम्हारा बेटा किया करता था, अब तुम पर आ पड़े हैं और तुम्हें तो बड़ी ही अब मुश्किल होगी। तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। बूढ़े करमू ने ये सुनकर ठंडी सांस भरी और कहा, हाँ भाइयों, हर वाक़ये में खुशकिस्मती या बदकिस्मती ना ढूंढ लिया करो। जो बात जितनी है उतनी ही बयान किया करो। इतने यकीन से कोई फैसला कुन राय ना दिया करो। मेरा बेटा गिर कर टांग तड़वा बैठा, इस हद तक तो तुम्हारी बात दुरुस्त है। बाकी रही खुशकिस्मती या बदकिस्मती तो उसका हतमी फैसला अभी होना बाकी है। कुदरत ही इसके बारे में बेहतर जानती है। 2-3 हफ्ते गुजर गए और अचानक ही जंग छिड़ गई। करीबी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया। बादशाह ने फौरन मुल्क में ये मनादी करा दी कि नई भर्तियों का इंतजाम किया जाए। रियासती अहलकार दूसरे देहात की तरह इस गांव में भी आए और बूढ़े करमू के जख्मी बेटे के सिवा हर नौजवान को पकड़कर ले गए। गांव वाले रोते पीटते करमू के पास आए और कहने लगे, हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझते थे, तुम तो हमसे ज्यादा सियाने निकले करमू। वाकई ही तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था, सच पूछो तो ये तुम्हारी इंतहाई खुशकिस्मती थी। हम सब के बेटे जंग लड़ने चले गए, मालूम नहीं वापस लौटते भी हैं या नहीं। तुम्हारा बेटा तो चलो 3-4 माह में ही ठीक हो जाएगा। बूढ़े करमू के पास सवाए सर पीटने के कोई चारा नहीं था। बेचारगी से उसने कहा, भाइयों, अगर तुम लोग असल बात को समझ लेते तो कभी इतना परेशान नहीं होते। हम सब बहुत जल्दी किसी वाक़ये पर खुशकिस्मती बदकिस्मती का लेबल लगा देते हैं। हालांकि ये सब तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हम में से किसी के पास मुकम्मल तस्वीर नहीं है। तस्वीर का एक टुकड़ा ही होता है, इसी टुकड़े को हम मुकम्मल तस्वीर समझ लेते हैं। एक टुकड़ा कभी तस्वीर को दुरुस्त तरीके से बयान नहीं कर सकता, इसके रंग तक नहीं बता सकता। हमें हतमी राय देने की बजाय इंतज़ार करना चाहिए और जो वाक़या हुआ है उसे उतना ही समझना और मानना चाहिए। बूढ़े करमू की ये बात सुनकर सब गांव वाले उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे।